ये कहानी उन 10,000 लोगों की है जो एक अंडरग्राउंड बंकर में पिछले 300 सालों से रह रहे हैं, जिसका नाम साइलो है, यानी एक हजारों फीट गहरा गड्ढा जिसके अंदर लोगों को मजबूरन रहना पड़ता है। करीब 300 साल पहले दुनिया में एक महायुद्ध हुआ था जिसमें पूरी दुनिया तबाह हो गई, पेड़ पौधे नष्ट हो गए और बाहर की हवा इतनी जहरीली हो गई कि बाहर जाने वाला कुछ ही सेकंड में दर्दनाक मौत मारा जाता। इस पूरे साइलो को चलाने के लिए एक विशाल जनरेटर है जो लगातार पावर देता रहता है। लेकिन 300 सालों से ये कैसे चल रहा है, इसका राज किसी को नहीं पता। जो भी अपने अतीत की सच्चाई जानने की कोशिश करता है उसे जुडिशियल सजा देता है, और सजा भी ऐसी कि उसे साइलो से बाहर भेज दिया जाता है, यानी सीधे मौत के मुंह में। अब इन सब राज को जानने के लिए दो लोग अपना जी जान लगा रहे थे, जिनका नाम शेरिफ होल्स्टन और जूलियट था। होल्स्टन की वाइफ एलिसन ने मरने से पहले साइलो के कुछ खतरनाक राज जान लिए थे। उन्हीं राज को जानने के लिए होल्स्टन और जूलियट एक गुप्त रास्ते से एक जगह पहुंचते हैं जहां एक विशाल मशीन खड़ी थी जिसने कभी साइलो की खुदाई करी थी। वहां उन्हें एक स्टील वायर दिखती है जिसके आखिर में एक बैग लटकाया गया था। उसके अंदर उन्हें एक हार्ड ड्राइव मिलता है जो लगभग 140 साल पुराना था। शायद इस हार्ड ड्राइव में ही जूलियट के बॉयफ्रेंड जॉर्ज की मौत और एलिसन के साइलो के बाहर जाने का राज छिपा था। लेकिन शेरिफ होल्स्टन का ध्यान इन सब पर नहीं बल्कि साइलो की सुरक्षा पर था। उसे लगता था कि इसमें ऐसा कुछ हो सकता है जो अगर लोगों के सामने आ गया तो अंदर ही अंदर बगावत या युद्ध शुरू हो सकता है, इसलिए वह इसे नष्ट करना ही सही समझता है। लेकिन जूलियट गुस्से में चिल्ला पड़ती है कि अगर इसे खत्म कर दिया गया तो जॉर्ज के कातिलों का कभी पता नहीं चलेगा, और यह भी कि उसकी पत्नी साइलो के बाहर क्यों गई थी। वह शेरिफ होल्स्टन पर चिल्लाने लगती है कि उसे अपनी पत्नी से ज्यादा बाकी लोगों की चिंता है। कहीं ना कहीं उसकी बात सच थी और शेरिफ होल्स्टन को भी अंदर से यही महसूस होता है। आखिरकार शेरिफ होल्स्टन फैसला करता है कि वह जॉर्ज के केस की जांच जारी रखेगा और हार्ड ड्राइव में जो भी मिलेगा वह जूलियट को बताएगा। लेकिन इसके बाद वह खुद भी बिना कुछ कहे बाहर चला जाता है और बाकी लोगों की तरह साइलो के बाहर उसकी भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ जूलियट भी अपने सारे राज होल्स्टन को नहीं बताती, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसे खतरनाक सच थे जिन्हें जानने भर से जुडिशियल के लोग उसे साइलो से बाहर भेज सकते थे। इधर शेरिफ होल्स्टन के मौत के बाद नए शेरिफ के पद के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी हो जाती है। डेप्यूटी मार्नेस ये सूची लेकर मेयर रूथ के पास पहुंचता है। सूची में 4 नाम थे और सभी जुडिशियल से जुड़े हुए थे। जुडिशियल कुछ अमीर लोगों का सिस्टम था जो पूरे साइलो को 300 सालों से कंट्रोल कर रहा है। मार्नेस को अफसोस था कि अगर होल्स्टन ने पहले ही अपना वारिस चुन लिया होता तो यह स्थिति नहीं आती। फिर वह बताता है कि होल्स्टन ने दरअसल एक लेटर के जरिए अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था जिसका नाम जूलियट निकल्स है, जो डीप डाउन में एक इंजीनियर है। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं कि एक इंजीनियर को शेरिफ क्यों बनाया जाए। फिर भी मेयर रूथ उससे मिलने का फैसला करती है। उधर जूलियट सच्चाई की तलाश में फिर उसी सीक्रेट जगह पर पहुंचती है जहां वह और जॉर्ज मिला करते थे। उसे याद आता है कि जॉर्ज ने उसे बताया था कि साइलो के सबसे नीचे एक हिडन डोर है और वहां तक पहुंचने के लिए उसने रोप्स का इंतजाम किया था। हालांकि जूलियट को पानी से बहुत डर लगता था, इसलिए वह पहले कभी नीचे नहीं गई। लेकिन अब सच जानने के लिए वह अपना डर किनारे रखकर नीचे उतरने का फैसला करती है। वह रोप्स के सहारे नीचे जाती है, लेकिन वहां उसे कोई दरवाजा नहीं मिलता। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। इस सच को सहन न कर पाने की वजह से वह रात भर शराब पीती रहती है। अगली सुबह मेयर रूथ और डेप्यूटी मार्नेस जज मीडोज से मिलने जाते हैं, क्योंकि नए शेरिफ का चुनाव उसी के हाथ में था। इस दौरान वे आईटी हेड बर्नार्ड हॉलैंड से भी सलाह लेते हैं। जैसे ही जूलियट निकल्स का नाम सामने आता है, बर्नार्ड गुस्से में आ जाता है और उसे चोर बताता है। वह कहता है कि कुछ महीने पहले जूलियट ने सर्वर के लिए इस्तेमाल होने वाले हीट टेप के बॉक्स चुराए थे। हालांकि ये कभी साबित नहीं हुआ। मेयर रूथ साफ तौर पर नहीं चाहती कि जुडिशियल अपना कोई आदमी उन पर थोपे, इसलिए वह खुद जूलियट को परखना चाहती है। इसके बाद वे दोनों डीप डाउन की ओर निकल पड़ते हैं, जो एक दिन का लंबा सफर था। रास्ते में मेयर लोगों से मिलती जुलती रहती है। वहीं दूसरी तरफ जूलियट शराब के नशे में धुत होकर देर तक सोती रहती है। इधर साइलो के जनरेटर में खराबी आ चुकी थी। वहां पहुंचते ही जूलियट ने अपने जूनियर साथी कूपर को गुस्से में पंच मार दिया, जबकि वह उसकी गैर मौजूदगी में रोटर ठीक करने की कोशिश कर रहा था। किसी तरह रोटर को टेम्पोरेरीली संभालने के बाद उसे नॉक्स को जवाब देना पड़ा, जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का हेड था। नॉक्स ने उसे डांटते हुए काम से हटा दिया और कहा कि जब नशा उतर जाए तब वापस आना। थोड़ी देर बाद जूलियट फ्रेश होकर मार्था के पास पहुंचती है। जूलियट काफी परेशान थी क्योंकि जॉर्ज ने उसके लिए इतने सुराग छोड़े थे, फिर भी वह कुछ पता नहीं लगा पाई। मार्था समझ जाती है कि उसी फ्रस्ट्रेशन में उसने कूपर पर गुस्सा निकाला। यह सुनकर जूलियट भड़क उठती है और कहती है कि मार्था सालों से बैठकर रेडियो सुनते हुए सबकी जासूसी करती रहती है। उसे दुकान से बाहर निकले 20 साल हो चुके हैं। गुस्से में बड़बड़ाते हुए वह वहां से निकल जाती है।
असल में मार्था सच में रेडियो के जरिए साइलो की हर छोटी बड़ी खबर रखती थी, किस फ्लोर पर क्या हो रहा है, किसका झगड़ा हुआ, सब कुछ। लेकिन उसने सच में सालों से बाहर कदम नहीं रखा था। शाम होते होते मेयर डीप डाउन पहुंच चुकी थी। थोड़े आराम के बाद डेप्यूटी मार्नेस उसे जूलियट से मिलाने ले जाता है, लेकिन तभी अचानक साइलो के विशाल जनरेटर से अजीब आवाजें आने लगती हैं और वहां हड़कंप मच जाता है। मेयर नॉक्स से मिलती है, जो पहले से ही जनरेटर की हालत को लेकर परेशान था। सभी जूलियट को ढूंढ रहे थे, तभी वह दौड़ती हुई वहां पहुंचती है। आवाज सुनकर उसे समझ आ जाता है कि अंदर की समस्या गंभीर है और इसे ठीक करना बेहद खतरनाक हो सकता है। इसलिए उसके जूनियर साथी को वहां से हटा दिया जाता है, क्योंकि कोई दोनों को एक साथ रिस्क में नहीं डालना चाहता था। मेयर हैरान रह जाती है जब वह जूलियट को बिना डरे जनरेटर के अंदर जाते देखती है। उसी पल वह तय कर लेती है कि अगली शेरिफ वही बनेगी, और इसका कारण भी साफ था। शेरिफ होल्स्टन बेकर खुद उसे अपना वारिस चुन चुके थे। जूलियट के बारे में और जानने के लिए मेयर मार्था के पास जाती है। असल में जवान दिनों में दोनों अच्छी दोस्त हुआ करती थीं। मार्था से जूलियट के पास्ट और फैमिली के बारे में जानने के बाद मेयर वापस आती है और उसे शेरिफ बनने का ऑफर देती है। लेकिन जूलियट का ध्यान सिर्फ जनरेटर पर था। वह कहती है कि अगर वह शेरिफ बन गई तो इस जनरेटर को संभालने वाला कोई नहीं होगा, जिस पर पूरे साइलो की जिंदगी टिकी है। इसलिए वह ये ऑफर ठुकरा देती है। मेयर जाते समय उसे होल्स्टन का बैज दे देती है। उनके जाने के बाद इस बात पर चर्चा शुरू होती है कि आखिर होल्स्टन उसे शेरिफ क्यों बनाना चाहता था। तभी डेप्यूटी हैंक की नजर बैज के पीछे लिखे शब्द पर पड़ती है, जिस पे ट्रूथ लिखा था। इसका मतलब साफ था, होल्स्टन चाहता था कि जूलियट शेरिफ बनकर सच्चाई को सामने लाए। यह समझते ही जूलियट तुरंत मेयर के पास जाती है और कहती है कि वह शेरिफ बनने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है। वह साइलो के जनरेटर को शट डाउन करना चाहती है ताकि रोटर को पूरी तरह रिपेयर कर सके। यह फैसला बहुत बड़ा था, क्योंकि 300 साल में पहली बार जनरेटर बंद होने वाला था। इससे पूरे साइलो की बिजली चली जाती। लेकिन जूलियट साफ कहती है, अगर आज रिस्क नहीं लिया गया तो एक ना एक दिन रोटर पूरी तरह टूट सकता है और तब पूरा साइलो हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। काफी सोच विचार के बाद मेयर रूथ आखिरकार उसकी शर्त मान लेती है। तुरंत ही पूरे साइलो में घोषणा कर दी जाती है कि रात 10 बजे जनरेटर को रिपेयर के लिए बंद किया जाएगा, जिसके कारण कुछ घंटों तक बिजली नहीं रहेगी। इस दौरान सभी लोगों को सेफ जोन या अपने घरों में रहने का आदेश दिया जाता है। साफ चेतावनी भी दी जाती है कि जो भी इस नियम को तोड़ेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं, इसका मतलब आपको कहानी पसंद आ रही है, इसलिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। अब इस फैसले से बर्नार्ड काफी हैरान था। वहीं मैकेनिकल रूम में भी हलचल मच गई। जूलियट सबको समझाती है कि पहले वे मोटर की आउटर लेयर खोलकर फॉल्ट ढूंढेंगे, फिर नॉक्स स्टीम पाइपलाइन बंद करेगा और उसके बाद खराब हिस्से को ठीक किया जाएगा। लेकिन यह काम जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं। स्टीम पाइपलाइन बंद होते ही प्रेशर तेजी से बढ़ने वाला था और उसे कंट्रोल करना उनके बस में नहीं था। टरबाइन को चलाने के लिए स्टीम नीचे से आता था, लेकिन कहां से आता है ये किसी को नहीं पता। हालांकि साइलो बनाने वालों ने एक्स्ट्रा प्रेशर को संभालने के लिए एक टैंक बनाया था, जिसमें स्टीम जमा होकर टरबाइन में जाता था। उस टैंक को बंद करने के बाद उनके पास सिर्फ आधा घंटा था, यानी सब कुछ उसी समय में खत्म करना जरूरी था। उधर साइलो के हर पुलिस स्टेशन को अलर्ट पर रखा गया। मेयर रूथ को भी सुरक्षित जगह पर ले जाने की सलाह दी गई, लेकिन वह वहीं रुकना चाहती थी। उसे डर था कि कहीं डीप डाउन से कोई बगावत ना हो जाए और 300 साल की शांति भंग ना हो जाए। जैसे ही घड़ी में 10 बजे शर्ली ने बैकअप पावर चालू किया। ये पावर सिर्फ सर्वर को चालू रखने के लिए था। उसी दौरान कैफेटेरिया के डिस्प्ले में एक अजीब ग्लिच आया। कुछ पलों के लिए बाहर का अलग ही दृश्य दिखाई दिया। ध्यान देने वाली बात यह थी कि बाहर की दुनिया बंजर थी। वहाँ एक भी पेड़ पौधे नहीं थे और उस समय रात के 10 बजे थे। उस वक्त बाहर ऐसा दृश्य होना संभव नहीं था। यही एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या जो दुनिया शेरिफ होल्स्टन ने देखी थी वह भी झूठ थी? इधर जनरेटर का आउटर कवर हटाने के बाद फॉल्ट सामने आ चुका था। स्टीम और मोटर बंद होते ही जूलियट और कूपर ऊपर चढ़े और तुरंत उस खराब रोटर ब्लेड को निकाल लिया। जूलियट उसे रिपेयर के लिए नीचे भेज देती है, लेकिन तभी एक भारी रोटर ब्लेड कूपर के हाथ से फिसलकर नीचे गिर जाता है। हालांकि किसी को चोट नहीं लगती, लेकिन हर गुजरते सेकंड के साथ स्टीम प्रेशर बढ़ता जा रहा था। बिजली जाने की वजह से लोग घबराए हुए थे। इसी बीच हमें जुडिशियल के मेंबर रॉबर्ट सिम्स के घर का भी हाल देखने को मिलता है। वहां भी अंधेरा और डर का माहौल था। दूसरी तरफ डेप्यूटी मार्नेस चुपचाप बैठकर मेयर रूथ की स्केच बना रहा था। जैसे ही मेयर सामने आती है वह उसे छिपा देता है। इससे साफ था कि वह मन ही मन उन्हें पसंद करता था। मेयर भी डीप डाउन इसी बहाने आई थी ताकि जूलियट से मिलने के साथ साथ मार्नेस के साथ वक्त बिता सके। अब तक 20 मिनट बीत चुके थे और स्टीम टैंक उम्मीद से पहले ही फटने की कगार पर पहुंच गया था। नॉक्स तुरंत जूलियट को चेतावनी देता है कि उनके पास बहुत कम समय बचा है। टेम्परेचर रेड लाइन क्रॉस कर चुका है।
ये सुनते ही जूलियट सारा काम कूपर को सौंपकर नीचे कूद जाती है। वह टैंक के अंदर जाकर उस पर पानी डालकर उसे ठंडा करने लगती है। उसकी ये ट्रिक काम करती है और टेम्परेचर कुछ समय के लिए कम हो जाता है, लेकिन खतरा अब भी टला नहीं था। कुछ ही देर बाद टेम्परेचर फिर से रेड लाइन पार कर जाता है। जिस टैंक में खड़ी होकर जूलियट पानी डाल रही थी, उसका पानी पहले से ही उबलता हुआ था और टैंक भी भरने के करीब था। इसके बावजूद वह आखिरी पल तक डटी रहती है। उधर रोटर ब्लेड की मरम्मत पूरी हो चुकी थी, अब बस उसे सही तरीके से फिट करना बाकी था। कूपर ने जैसे तैसे ब्लेड को ऊपर खींचा और टैंक फटने से ठीक पहले उसे अपनी जगह पर लगा दिया। इसी बीच जूलियट भी किसी तरह मौत के मुंह से बाहर निकल आई। अगले ही पल स्टीम वाल्व खोल दिया गया और जैसे ही मोटर दोबारा चालू हुई, उसकी स्मूथ आवाज सुनकर सबके चेहरे खिल उठे। और इसी तरह जूलियट और उसकी टीम ने न सिर्फ जेनरेटर को ठीक किया, बल्कि उसके साथ साथ उन 10,000 लोगों की जिंदगी और उन्हें अंधेरे से भी बचाया। अगली सुबह जूलियट के जीवन का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। शेरिफ बनने से पहले वह मार्था से मिलने गई और अपने साथ एक अजीब सा डिवाइस भी लाई, जिसे मार्था ने पहले कभी नहीं देखा था। बचपन से अब तक मार्था ने उसके लिए जो कुछ भी किया था, उसके लिए जूलियट ने उसे दिल से धन्यवाद कहा और नई जिम्मेदारी संभालने के लिए निकल पड़ी। दूसरी तरफ बर्नार्ड इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था। जनरेटर बंद करना और एक सस्पेक्टेड चोर को शेरिफ बनाना उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था, लेकिन उसके पास विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि सारी पावर मेयर के हाथ में थी। जूलियट के शेरिफ बनने की फॉर्मेलिटीज पूरी ही हुई थी कि तभी मेयर रूथ को अचानक तकलीफ होने लगी। डेप्यूटी मार्नेस ने पूछा तो उन्होंने बहाना बनाकर बाथरूम जाने की बात कही, लेकिन अंदर जाते ही वह गिर पड़ी। आवाज सुनकर मार्नेस ने दरवाजा तोड़ा और देखा कि मेयर तड़प रही थी। उसने मदद के लिए पुकारा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेयर को बचाया नहीं जा सका। सुबह तक बर्नार्ड को भी इस घटना की खबर मिल गई। मार्नेस गहरे सदमे में था और उसे शक था कि किसी ने मेयर के पानी में जहर मिलाया था। हालात को देखते हुए बर्नार्ड ने जूलियट को शेरिफ बना दिया, क्योंकि नए चुनाव तक साइलो के कानून द पैक्ट के अनुसार वही अब साथी मेयर था। जब जूलियट शेरिफ ऑफिस की तरफ बढ़ रही थी तो रास्ते में उसे अपने बचपन की यादें सताने लगीं। यही कहीं उसका घर हुआ करता था, एक खुशहाल परिवार जो एक हादसे के बाद बिखर गया। उसके भाई के साथ साथ उसकी माँ की भी मौत हो गई थी और उस समय जूलियट सिर्फ 13 साल की थी। उसके पिता एक डॉक्टर थे, लेकिन वह उसका ठीक से ख्याल नहीं रख पाते थे। एक दिन जब जूलियट भूख से परेशान होकर खाना बना रही थी तो चेयर ठीक करते करते ध्यान भटक गया। जब उसके पिता लौटे तो तवा इतना गर्म था कि उनका हाथ जल गया। गुस्से में उन्होंने जूलियट को डांट दिया कि बेकार काम छोड़कर जरूरी चीजों पर ध्यान दो। जूलियट को लगता था कि उसकी माँ की मौत के लिए उसके पिता भी जिम्मेदार हैं। हालांकि पिता भी परेशान थे, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अपने दुख को भूलने के लिए जूलियट खुद को हमेशा काम में व्यस्त रखने लगी। आखिरकार वह घर छोड़कर डीप डाउन भाग गई, जहां उसकी मुलाकात मार्था से हुई। उसने झूठ कहा कि उसके पिता ने उसे काम करने भेजा है और उसने उसके पिता का झूठा लेटर भी दिखाया। मार्था को यकीन नहीं हुआ कि एक डॉक्टर की नाजुक बेटी वहां काम कर पाएगी, इसलिए वह उसे वापस भेजना चाहती थी। लेकिन जूलियट अड़ गई कि वह वापस नहीं जाएगी। आखिर में मार्था ने उसे अपने पास रख लिया। वहीं उसकी मुलाकात पहली बार शर्ली से हुई। वहां वे लोग ऊपर से फेंके गए सामान को इकट्ठा करके रिसाइकल करने का काम करते थे। इन्हीं यादों में खोई हुई जूलियट स्टेशन पहुंचती है, जहां उसे शेरिफ ऑफिस और रहने की जगह की चाबियां सौंप दी जाती हैं। इसके बाद उसे जब भी मौका मिलता है वो ऑफिस से लेकर होल्डिंग सेल्स तक हर जगह तलाश करती है, इस उम्मीद में कि शायद होल्स्टन ने उसके लिए कोई सुराग छोड़ा हो, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। 3 दिन बाद जूलियट के पिता उसे लेने वहां पहुंच चुके थे। दरअसल मार्था ने उस लेटर में स्पेलिंग मिस्टेक्स देखकर पहले ही समझ लिया था कि यह जूलियट के पिता ने नहीं बल्कि उसने खुद लिखा है, इसलिए उसी दिन उसने उसके फादर को खबर दे दी थी। लेकिन जूलियट किसी भी हालत में वापस जाने को तैयार नहीं थी। उसके फादर बार बार उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछते, क्या तुम यहाँ खुश हो? सच तो ये था कि वह पूरी तरह खुश नहीं थी, लेकिन डीप डाउन में रहकर उसे अपने अतीत की यादें कम सताती थीं। दिन भर काम करने के बाद वह इतनी थक जाती कि सोचने का वक्त ही नहीं मिलता और बिस्तर पर जाते ही सो जाती। आखिरकार उसके फादर उसकी भलाई के लिए उसे मार्था के पास छोड़ने को मान गए, जिसके बाद मार्था ने उसे नॉक्स के पास काम सीखने भेज दिया। इन्हीं ख्यालों में खोई हुई जूलियट को अचानक बर्नार्ड की दस्तक सुनाई देती है। जूलियट उसी घर में रह रही है जहां शेरिफ होल्स्टन और एलिसन रहा करते थे। बर्नार्ड वहां उसे शेरिफ बनने की कसम दिलाने आया था। एक गवाह की मौजूदगी में जूलियट ने द पैक्ट पर हाथ रखकर शेरिफ पद की शपथ ली। द पैक्ट साइलो की कानून की किताब है, जिसे सभी लोगों को मानना पड़ता था। अब जूलियट हर दिन ऑफिस के कोने कोने में कोई सुराग ढूंढने लगी। उसे यकीन था कि होल्स्टन उसके लिए कुछ छोड़कर गया होगा। आखिरकार सैंडी के जरिए उसे एक फाइल के बारे में पता चलता है जो होल्स्टन ने अगले शेरिफ के लिए छोड़ी थी। उसमें एक नोट लिखा था, आईने के सामने 2 फूल रखो। ये बात जूलियट को समझ नहीं आई। तभी डेप्यूटी मार्नेस की खबर मिलती है। वह एक आदमी फ्रैंकी को बुरी तरह पीट रहा था ताकि उससे यह उगलवा सके कि जहर कहां से आया।
जूलियट तुरंत वहां पहुंचकर उसे रोकती है और समझाती है कि अगर डेप्यूटी चीफ का यही रवैया रहा तो बाकी लोगों को कैसे संभाला जाएगा। काफी बहस के बाद दोनों के बीच एक डील होती है। जूलियट मेयर की मौत की जांच में मार्नेस की मदद करेगी और मार्नेस जॉर्ज के केस में उसकी मदद करेगा। असल में जूलियट जॉर्ज से प्यार करती थी और मार्नेस मेयर रूथ से। ये बात अब दोनों के बीच साफ हो चुकी थी। शक के आधार पर वे पैट्रिक नाम के एक पेंटर के घर पहुंचते हैं, क्योंकि 1 साल पहले उसकी पत्नी और मार्नेस के बीच झगड़ा हुआ था, लेकिन घर बंद मिलता है। तभी पैट्रिक खुद वहां आ जाता है और बताता है कि वह अब यहाँ नहीं रहता और उसकी पत्नी तो 1 साल पहले ही मर चुकी है। वह उल्टा मार्नेस पर आरोप लगाता है कि गलत केस में फंसाने की वजह से उसकी पत्नी की मौत हुई। बहस इतनी बढ़ जाती है कि वह डेप्यूटी का नाक तोड़ देता है। असल में पैट्रिक अपनी पत्नी के जरिए इलीगल तरीके से पुरानी चीजों की खरीद फरोख्त करता था, जिस वजह से उस पर कार्रवाई हुई थी। लेकिन उसकी पत्नी की मौत कैसे हुई, ये बात कहीं दर्ज नहीं थी। ये सब चर्चा करने के बाद जूलियट वापस घर लौट जाती है। उसके जाने के थोड़ी देर बाद रॉबर्ट सिम्स मार्नेस के घर आता है। वह जूलियट को हटाकर पॉल बिलिंग्स को शेरिफ बनवाना चाहता था और जज मेडोज भी इस फैसले के पक्ष में थी। शुरुआत में मार्नेस भी यही चाहता था कि पॉल शेरिफ बने, लेकिन अब उसका नजरिया बदल चुका था। अब उसे लगता है कि जूलियट ही इस पद के लिए सही है। सिम्स मार्नेस से उसकी चोट के बारे में पूछता है तो वह बात को घूमते हुए कहता है कि एक पेंटर ने अपनी पत्नी की याद में उसके चेहरे पर यह निशान बना दिया। रॉबर्ट के जाने के बाद मार्नेस मेयर की यादों में खोए बैठे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह उनका आखिरी दिन है। उनकी गैर मौजूदगी में एक किलर घर में घुस चुका था। मार्नेस ने पूरी कोशिश की उसका सामना करने की। दोनों के बीच काफी देर तक संघर्ष चला, लेकिन आखिरकार मार्नेस हार गए। दूसरी तरफ जूलियट घर पहुंचती है और नोटिस करती है कि उसके एग्जॉस्ट फैन से रोज अजीब आवाज आती है। जब वह उसे खोलती है तो वहां स्टील वायर से बंधा एक बैग छुपा मिलता है, जिसमें जॉर्ज की रिपोर्ट फाइल्स का पूरा सच मौजूद था। इधर डिप्टी मार्नेस की मौत को कुछ घंटे भी नहीं हुए थे कि उसके जगह पर नए डिप्टी को रख दिया गया, जिसका नाम था पॉल बिलिंग्स। जब जूलियट अकेली थी, उसने मार्नेस का पॉकेट चेक किया, जहां उसे एक लिस्ट मिला। लिस्ट में उन सभी के नाम और एड्रेस थे जिनसे मार्नेस का कभी झगड़ा हुआ था। मार्नेस के पानी बोतल में जहर किसने मिलाया जिसे पी के मेयर की मौत हो गई, मार्नेस इसका पता लगाने जा रहे थे। अब सवाल ये था कि क्यों जुडिशियल अतीत के राज जानने वालों को मौत के घाट उतार रही है। क्या है बाहर की सच्चाई? क्या जूलियट इस सभी राज से पर्दा उठा पाएगी? अगर पार्ट 3 के लिए 100 लोग भी कमेंट करते हैं तो मैं पार्ट 3 जरूर लाऊंगा। जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।